हेलो एवरीवन, मैं हूं राघव दुबे और मेरी नीट में रैंक थी 10th और एम्स में रैंक थी 8th। और आज मैं डीकेटी के प्लेटफॉर्म से आप सभी नीट और एम्स एस्पायरेंट्स के सामने अपनी एम्स और नीट के टाइम पे पढ़ाई करते हुए जो स्ट्रेटजी रही उनको शेयर करने के लिए यहाँ पे हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीट और एम्स के जो पेपर होते हैं वो मेनली एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। हालांकि कुछ बेसिक डिफरेंस होता है नीट और एम्स में, जैसे कि जो नीट का पेपर है वो सिलेबस से ही आता है। जो भी नीट के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। स्पेशली बायो की अगर हम बात करें तो मोर देन 95% क्वेश्चंस अगर जो नीट के हम बात करें तो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे। इसलिए आपको नीट के लिए मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करना है, खासकर बायो के लिए। आप जितनी ज़्यादा बार एनसीईआरटी को रिवाइज़ कर सकें, जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ने की कोशिश कर सकें एनसीईआरटी को, तो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आपको फिर बायो में ऐसा लगना चाहिए जब आप कोई क्वेश्चन देखें कि ये लाइन तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ी थी, तो आपको सीधा आंसर मिलेगा वहाँ पे बायो के लिए। फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो नीट की आती है वो इतनी हाई लेवल नहीं आती है। आप सिर्फ बेसिक्स अगर पढ़ के जाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। आपको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्योंकि मेन टास्क आपका जो नीट में रहेगा, आपको 1 घंटे के अंदर 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे फिजिक्स के, और 1 घंटे के अंदर आपको 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे केमिस्ट्री के। मेनली जैसे कि अगर हम डिवाइड करें अगर एक घंटे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत होनी चाहिए। फिज़िक्स के क्वेश्चन आप ट्राई करें जितनी जल्दी आप कर सकें। घर पे आप जब भी ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ज़्यादा टफ़ चीज़ों को करने की कोशिश ना करें नीट के लिए। आप बस फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दें। इसी तरह केमिस्ट्री पे भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान देना है। मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोगों को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग, एक मेरी तरफ से टिप है कि आप लोग कोशिश कर सकते हैं जो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ABCD करके, कि मतलब एक सबस्ट्रेट दिया फिर उसमें रिएजेंट यूज़ किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उस टाइप के जितने लंबे सीक्वेंस 26, 28, 30 तक के नंबर तक के सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा नीट के लिए भी, और ये एम्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एम्स के लिए, तो हाँ, उसमें आप लोगों को मतलब ये पहले से ही जाना चाहिए कि अगर आप सोच रहे हैं एम्स में हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मतलब थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए एम्स का एग्ज़ाम। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एनसीईआरटी बेसिक्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एम्स के लिए। अगर आप एनसीईआरटीज़ के बेसिक्स पूरे कवर कर लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। एम्स के लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। बायो में भी खासकर जो क्वेश्चंस आएंगे तो वो सिर्फ एनसीईआरटी से कवर नहीं हो पाएंगे आपके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो कवर हो जाएंगे, लेकिन जो रैंक डिसाइड करते हैं, और अगर आपको स्पेशली अगर आपका टारगेट एम्स दिल्ली है तो आपको एम्स दिल्ली आने के लिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही होंगे। फ़िज़िक्स के लिए मैं बात करूंगा तो एम्स की फ़िज़िक्स तो मतलब आपको पता ही होगी कि कितनी टफ़ होती है। मतलब टफ़ मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कोई ये रमर है, पर हाँ टफ़ होती है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे फ़िज़िक्स के। आपको एम्स के लिए फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। मैं नीट के लिए नहीं कहा था कि फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर एम्स के लिए आपको फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, मतलब जितने अच्छे से आप कोशिश कर सकें। क्योंकि जो असर्शन रीजंस क्वेश्चन जो आते हैं एम्स में फ़िज़िक्स के, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऐसे होंगे जो सिलेबस के होंगे वो एनसीईआरटी से कवर हो सकेंगे, लेकिन एनसीईआरटी बहुत टफ़ है फ़िज़िक्स की। तो आप उसको जितना कोशिश कर सकते हैं ना पढ़ने की, उतना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको हर लाइन याद होनी चाहिए, हर साइंटिस्ट याद होना चाहिए, लेकिन हाँ इतनी कोशिश करें कि जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी में वो कवर करें। एक और बात बोलूँगा कि एम्स के लिए हम बेसिक्स तो पढ़ लेते हैं, पर हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं जो हमें क्लासेस में नहीं पढ़ाई जाती। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँगा मैं, तो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं एम्स के क्वेश्चन पेपर में, तो आप उनको भी बिल्कुल मत छोड़िएगा। केमिस्ट्री में जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो हमें जिनको छोड़ के चले जाते हैं, उनको भी अच्छे से फोकस करते हुए जाइएगा। मैंने पर्सनली कोचिंग करी थी 11th प्लस 12th 2 साल के लिए कोचिंग करी थी, तो मेरे को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। मैंने टेस्ट सीरीज़ एज सच कोई नहीं ली थी। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल मिलता था मैं वही सब मेनली करता था, और एनसीईआरटी मेरा प्राइम फोकस रहती थी।
आप एनसीईआरटी के लिए बायो की एनसीईआरटी जितने अच्छे से कवर कर सकते हैं उतने अच्छे से कवर करने की कोशिश करें, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आप जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैं कहूँगा पहले आप अपना नीट का सिलेबस कंप्लीट करने की सोचिए, फिर उसके बाद एम्स पे आइएगा। अगर आपको उसमें भी एम्स दिल्ली चाहिए तो आप जितना पढ़ेंगे उतना कम लगेगा आपको, लास्ट तक आपको ये यकीन नहीं होगा कि आप एम्स दिल्ली में आ रहे हैं। मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था जब रिज़ल्ट आया था। तो मैं वही टिप दूंगा आपको भी कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी एम्स दिल्ली के लिए। फिर मैं ये कहूँगा कि जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो रेगुलर पेपर हुआ करते थे, जो हमारे हर 21 डेज़ में माइनर पेपर हुआ करते थे, और फिर उसके बाद मेजर्स हुआ करते थे, बहुत सारे पेपर्स हुए, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पेपर हुए, तो उनसे बहुत हेल्प मिली। वो एक बेसिकली माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट किया उसने मेरे लिए। जो कंपटीशन मुझे नेशनल लेवल पे मिलना था, तो मेरी कोचिंग से ही बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आज मेरे कॉलेज में साथ हैं, तो हमने साथ में ही जब पेपर सॉल्व किए तो बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन मिला उससे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, हम स्ट्रैटेजी घर पे कितनी भी बना लें, जब जो मेन काम है हमारा वो है हमारे को जो 3 घंटे मिलते हैं या 3.5 घंटे एम्स के पेपर में मिलते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ करना होता है। तो उसे आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आप ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले कर रहे हैं, या आपकी जो भी इच्छा हो, आप बायो पहले करना चाहते हैं तो आप बायो पहले अटैम्प्ट कीजिए, आपको केमिस्ट्री पहले अटैम्प्ट करना है तो वो आपकी विश है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो क्वेश्चन आपको पहली बार पढ़ के बन रहे हैं आप उन्हें ही फर्स्ट अटैम्प्ट में अटैम्प्ट कर दीजिए। जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आप कृपया मतलब उसको कोशिश करिएगा कि उसे मार्क करके हम नेक्स्ट राउंड में से सॉल्व करें। क्योंकि क्या होता है, अगर हमको लगता है कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं और हम सॉल्व करने लगते हैं, आंसर नहीं आता है, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहले कोशिश करें कि जो भी आपसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वेश्चन हो जाएं उन्हें ही अटैम्प्ट करें, और बाकी जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उन्हें आप मार्क करके नेक्स्ट राउंड के लिए रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसे आप बिल्कुल अच्छे से छोड़िएगा। मतलब आप ये कोशिश मत कीजिएगा कि इसको तो यार क्वेश्चन करना ही है, मेरे 179 क्वेश्चन हो रहे हैं तो मुझे एक क्वेश्चन और करना ही है, मेरी मतलब 691 नंबर आए हैं मेरे, तो मुझे एक क्वेश्चन छोड़ने का बहुत फ़ायदा मिला, मेरी 10th रैंक आई है, वरना मेरी 20 के अराउंड भी रैंक आ सकती थी। तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बिल्कुल उसे छोड़िएगा, उसे फालतू में अटैम्प्ट मत कीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप जहाँ पे भी जाते हैं, आप अपनी कोचिंग्स में जाते हैं या फिर स्कूल्स में जाते हैं, तो आपको जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आप उन्हें कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा आप फॉलो कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फॉलो कीजिए। मैंने अपनी कोचिंग के दौरान जितने भी मेरा जो क्रेडिट है, तो मैं 50% क्रेडिट अपने टीचर्स को ही दूंगा कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया और उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्ट किया वो सारे मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की कोशिश करी, इसलिए मेरी रैंक इतनी अच्छी आ पाई। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो खासकर 11-12 में बच्चे जो हैं बहुत एकदम जोश से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करते रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन भर मतलब टाइम वेस्ट करें उनके साथ। नॉर्मल एक्टिविटी थोड़ी बहुत बातें आप घर पे भी कीजिएगा, उससे क्या है मूड फ्रेश होता है, तो आपको जो भी पढ़ाई के बीच में स्ट्रेस वगैरह आते हैं उससे वो स्ट्रेस वगैरह रिलीज़ होंगे, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक बहुत ज़रूरी बात है, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं जो नीट के हैं और एम्स के हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हें जितने अच्छे तरीके से आप करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नीट में तो आपको सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा, कई क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट होते हैं लास्ट 10 ईयर्स लास्ट 15 ईयर्स के। आपको एम्स के लिए थोड़ा और प्रिपेयर करना है तो आप जेई मेंस के क्वेश्चंस भी अच्छे से कर सकते हैं, और एडवांस के जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं वो कर सकते हैं। मतलब एडवांस के लिए ज़्यादा मैं नहीं प्रेफर करूँगा, पर मेंस के तो क्वेश्चन आपको अच्छे से करने ही हैं अगर एम्स क्लियर करना है आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप 2 साल तक जितनी कोशिश कर सकते हैं आप उतनी कोशिश करें, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं आप उतनी ज़्यादा मेहनत करें, जितना फोकस आप अपनी स्टडीज़ पे रख सकते हैं उतना फोकस आप करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया वगैरह से थोड़े हट कर रहें इन 2 सालों के लिए। सिर्फ 11-12 की मेहनत है आपकी, ताकि आप फ्यूचर में अच्छे से इन सब चीज़ों का मज़ा ले सकें। और आपको ये अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो टॉपिक्स आपने पढ़ा है वो टॉपिक्स से कोई भी सवाल आ जाए मैं उसे गलत कर ही नहीं सकता। आपको कभी भी नर्वस नहीं होना है। जब
आपका मेन पेपर हो तब भी आपको कूल रहना है, काम रहना है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे मतलब कई लोगों को मैंने देखा है कि जब मेन पेपर होता है तो नर्वसनेस के कारण अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाए पेपर को। तो इसलिए आपको खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना है और मतलब पूरे कामनेस के साथ आपको पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। एनसीईआरटी पे जितना ज़्यादा ध्यान दे सकें आप उतना ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स मैं प्रेफर नहीं करूँगा। आप एनसीईआरटी और अपने जो स्टडी मटेरियल्स, नॉर्मल स्टडी मटेरियल्स होते हैं और लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, उन्हीं पे फोकस रखें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पढ़ने पे देने की कोशिश करें। अपने घर पे अपने फ्रेंड से भी बात करते रहें बीच में, एकदम आइसोलेट भी मत हो जाइएगा। और हाँ, बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो भी कॉलेज, जो भी मेडिकल कॉलेज आपको चाहिए होगा, अगर आप उसके लिए अच्छे से टारगेट करते हुए, फोकस करते हुए पढ़ाई करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं डीकेटी को थैंक्स कहना चाहूँगा कि डीकेटी के थ्रू मैं नीट और एम्स एस्पायरेंट्स को थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजीज़ और अपने एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस बता पाया, जिससे वो अब मेरी गलतियों से वो लोग सीख पाएँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू।